नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत तो बड़ी खबर से करते हैं। सलमान खान के खिलाफ परिवाद दायर की गई है। सलमान खान समेत 5 कलाकारों के खिलाफ परिवाद दायर की गई है। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में इनको आरोपी बनाया गया है। महिला विकास मंच ने परिवाद दायर कराया है। रिया चक्रवर्ती, करण जौहर, महेश भट्ट के खिलाफ केस दर्ज कराई गई है। संजय लीला भंसाली और सुशांत के मित्र सिद्धार्थ पटानी के खिलाफ भी केस दर्ज कराया गया है। संस्था के संयोजक वीणा मानवी ने न्यायिक जांच की मांग की है। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहां परिवाद दायर किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जो सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले से जुड़ी है। सलमान खान समेत 5 कलाकारों के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। महिला विकास मंच ने यह परिवाद दायर कराया है। आपको बता दें कि सलमान खान के अलावा रिया चक्रवर्ती, करण जौहर, महेश भट्ट, संजय लीला भंसाली और सुशांत के मित्र सिद्धार्थ पटानी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि संस्था की जो संयोजक हैं वीणा मानवी, उन्होंने न्यायिक जांच की मांग की है और इस मांग को लेकर उन्होंने फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहां परिवाद दायर कराया है। और इधर वीआईपी सुविधा देने के नाम पर पटना में बिहार विधान परिषद के सदस्यों के लिए बनाए गए सरकारी आवास के निर्माण में जमकर लूट खसोट का आरोप लगा है। विधान पार्षदों के लिए बनाए गए 8 ब्लॉक में महज साल भर के भीतर पहली बारिश ने घटिया निर्माण की पोल खोल दी है। कई आवासों में जगह जगह दीवारों पर दरार पड़ गए हैं। हालात यह है कि पहली बारिश में ही छत टपकने लगी है। बेडरूम से लेकर किचन, डाइनिंग हॉल और बाथरूम तक में बारिश का पानी पहुंच जा रहा है। और कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने घटिया निर्माण को लेकर सवाल उठाए हैं और प्रधान सचिव को पत्र लिखा है और जांच की मांग की है। जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। महज 8-9 महीने पहले ये बनकर तैयार हुआ है नवंबर में, और जनवरी में बिहार विधान परिषद के सदस्य कई लोग यहाँ पर आ गए अपने पूरे परिवार के साथ। लेकिन बिल्डिंग्स की एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे हम, किस तरीके से यहाँ पर दीवारों में दरार पड़ गई है और कोई एक जगह नहीं। फिलहाल हम प्रेमचंद मिश्रा जी जो कांग्रेस के एमएलसी हैं, उनके आवास की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, किस कदर यहाँ पर दरार जो है वो दीवारों में पड़ी है। ये नवंबर में अलॉट किया गया था। जनवरी में वो अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ आए थे। और देखिए, ये पूरे अगर दीवार को देखें, आप बिल्डिंग्स को देखें, तो तकरीबन 25 से 30 जगह इसी तरीके से दरार है। बारिश का मौसम है और सीलन देखिए, दीवारों में ये सीलन है, यहाँ है। और बारिश कल शाम में हुई थी, लेकिन यहाँ पर देखिए अभी भी बारिश की बूंदें जो हैं वो इस बात की गवाह हैं, इस बात को बता रही कि किस कदर यहाँ पर बारिश टपक रहा है, बारिश का जो पानी है वो टपक रहा है। और पूरे बिल्डिंग्स में, ये तो बाहरी तस्वीर है, घर के अंदर भी कमोबेश तस्वीर ऐसे ही है, इससे अलग नहीं है, इससे इतर नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल कि जिस निर्माण एजेंसी को ये सारे बिल्डिंग्स बनाने की जिम्मेवारी दी गई थी, वही निर्माण एजेंसी जो है बिहार विधानसभा के सदस्यों के लिए यानी विधायकों के लिए 243 फ्लैट का निर्माण करवा रही है। तब मैंने आज प्रधान सचिव को लिखा है कि भैया इतने खर्च करके आप बिल्डिंग बनाए हैं और अभी 5-7 दिनों में जो बारिश हुई है तो यहाँ रहना मुश्किल है। सभी जगह चूर है, अंदर में क्रैक्स है, बेडरूम में क्रैक्स है और पानी चूर है। दीवार है, वहाँ क्रैक्स नजर नहीं, हर जगह है। और यहाँ जो भी उनके स्टाफ लोग रहते हैं निर्माण कंपनी के, उनको कह के मैं थक गया, कुछ नहीं किया। लेकिन अगर आप बेडरूम में सोए और पानी टपकने लगे, बाथरूम में पानी टपकता है, ड्राइंग रूम में आप नहीं बैठ सकते, सीलन आ गई है, अब बाहर नहीं बैठ सकते, पूरे दीवारों में सीलन है, तो कहीं न कहीं कमजोर निर्माण किया गया। महज 6 से 7 महीने 8 महीने में इस तरह के हालात बन जाते हैं, तो फिर सरकार द्वारा चयनित एजेंसी अगर ये काम कर रही है, तो जिलों में जो दूसरे सरकारी काम कराए जा रहे हैं वो कैसे हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। एक बार बड़ा सवाल राजधानी पटना में उठ खड़ा हुआ है और ये कोई मामूली सवाल नहीं है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। पटना नगर निगम और सरकार का इस बार दावा है कि इस बार जितनी भी बारिश हो, पटना हरगिज
नहीं डूबेगा। विभागीय मंत्री और प्रशासन के दावे के बाद न्यूज 18 की टीम ने राजधानी के संप हाउस की पड़ताल की। 3 अहम सेंटर की जांच में स्थिति पिछले साल की तुलना में काफी बेहतर नजर आई और उम्मीद है कि इस साल पटना डूबने से बच जाए। कि किसी भी प्रकार का जल जमाव की स्थिति नहीं होगी और कितने भी बारिश होगी, पटना वासियों को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग पूरी तरीके से सतर्क हैं और नगर निगम पिछले वर्ष की पुनरावृत्ति किसी भी परिस्थिति में नहीं होने देगा। मतलब किसी भी सूरत में पटना इस बार नहीं डूबेगा, क्योंकि पटना के सभी संप हाउस दुरुस्त होने का दावा किया गया है। पटना नगर निगम के आयुक्त हिमांशु शर्मा के इस दावे की पड़ताल करने न्यूज 18 की टीम निकल पड़ी राजधानी के संप हाउस की ओर। सबसे पहले हमने पटना के कंकड़बाग इलाके के जोगीपुर संप हाउस का जायजा लिया। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि संप हाउस के सभी 8 पंप और मोटर बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। साहब ये बताइए कि पिछली बार जहां हम लोग खड़े हैं ये सब भी इलाका पूरा तरह से डूबा हुआ था, जैसा मुझे लगता है पिछली बार ऐसा था। तो इस बार क्या आप भी आश्वस्त करते हैं कि जैसी तस्वीर है, अगर 300 मिलीमीटर पानी हो गया 3 दिनों में, जिस तरह से पिछली बार हुआ था तो बारिश के पानी से डूब गया था पटना, इस बार आप आश्वस्त करते हैं कि जोगीपुर संप हाउस तैयार है? बिल्कुल तैयार है, 100% तैयार है। और मैं नहीं डूबेगा, बिल्कुल नहीं डूबेगा। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप भी देख सकते हैं। बुडको के अधिकारी के दावे के बाद हमारी टीम सैदपुर पंप हाउस पहुंची, जहां पिछले साल सबसे ज्यादा तबाही मची थी। इसी संप हाउस के तहत राजेंद्र नगर, कदम कुआं और मोइनुल हक स्टेडियम का इलाका आता है। हमारी पड़ताल में सैदपुर संप हाउस की स्थिति भी पहले से बेहतर नजर आई। यहाँ कुल 6 पंप और मोटर लगाए गए हैं जो सही तरीके से अभी काम कर रहे हैं। जो पहले और अब में सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि पहले जो संप हाउस थे वो जमीन पर लगाए हुए थे, लेकिन इस बार बदलाव करते हुए उन्हें कम से कम 2 फीट ऊपर, 2 से 2.5 फीट ऊपर पंप और जो मोटर है उसको लगाया गया है। हम बाहर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। जो ये बिजली के ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, ये जमीन से देखिए 2.5 से फीट ऊपर इनको लगाया गया है। जो डीजल पंप है वो देखिए पहले अंदर हुआ करता था, लेकिन पिछले साल जो भारी बारिश हुई और सब सही तरीके से काम नहीं किए, मोटर सही तरीके से काम नहीं किए, तो उनको पानी से बचाने के लिए ऊपर के स्थान पर इनको लगाया गया है। किस तरीके से जो बाहरी इलाका है उस तरफ ऊंचे स्थान पर इस डीजल वाले पंप को रखा गया है। तो दूसरे संप हाउस का हमने मुआयना किया और ये पाया कि यहाँ भी पहले से बहुत सारा बदलाव आया है। यानी जो दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, जो अधिकारियों की तरफ से, उसमें कुछ सच्चाई दिखती है। जोगीपुर और सैदपुर संप हाउस के बाद न्यूज 18 की टीम पहुंची पहाड़ी संप हाउस, जो पटना का सबसे बड़ा संप हाउस है। यहाँ सबसे ज्यादा 11 पंप और मोटर लगे हैं। इस संप हाउस में जोगीपुर और सैदपुर दोनों ही संप हाउस का पानी स्टोर होता है और फिर यहाँ से पुनपुन नदी में बारिश और नाले का पानी बहा दिया जाता है। पहाड़ी संप हाउस के बारे में जानकारी देना बहुत अहम है, क्योंकि ये पटना शहर का दिल है, यानी हार्ट है। और ये संप हाउस अगर खराब पड़ जाता है तो समझिए पटना शहर पर खतरा है। कुल 11 पंप और मोटर यहाँ लगे हुए हैं और लगातार यहाँ पर पानी के निकासी का संप करने की प्रक्रिया लगातार यहाँ चल रही है। देखिए 425 HP का पंप है और ऐसे 11 पंप और मोटर इस संप हाउस में लगे हुए हैं। ये संप हाउस का जो स्टोरेज है, सबसे ज्यादा स्टोरेज वाला ये संप हाउस है। सबसे बड़ा संप हाउस है पटना शहर का। 40 संप हाउस में सबसे बड़ा संप हाउस, यहीं से नदी में पानी फेंका जाता है। इस संप हाउस को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, यानी जो ग्राउंड रियलिटी बताई जा रही है, उनकी तफ्तीश में पता चलता है, पड़ताल में पता चलता है कि वाकई में कुछ हद तक, बहुत हद तक काम किया गया है। लेकिन अब इंतजार करना होगा कि अगर जब भारी बारिश होती है, 100, 200 या 300 मिलीमीटर बारिश होती है, तो क्या जो पंप, जो मोटर काम कर रहे हैं और जो दावे किए जा रहे हैं, क्या उस हिसाब से उसमें वो सफल हो पाते हैं नहीं। कैमरामैन अभिषेक के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18, पहाड़ी संप हाउस, पटना।
तो बिहार में मानसून ने अभी ठीक से दस्तक भी नहीं दिया है, लेकिन मुंगेर में अभी से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। लोग इस कदर डरे हुए हैं कि गांव छोड़ने की बात कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस बार बाढ़ का कहर कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। मुंगेर में गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। फिलहाल गंगा का पानी खतरे के निशान से नीचे बह रहा है, लेकिन दियारा क्षेत्र के ग्रामीणों में अभी से बाढ़ की विभीषिका का डर सताने लगा है। लोगों का कहना है कि इलाके में गंगा का पानी घुसने लगा है। गंगा में पानी बढ़ने का रफ्तार यही रहा तो स्थिति भयावह हो सकती है। मुंगेर में गंगा किनारे करीब 38 पंचायत ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं। कोरोना एक तरफ है, बाढ़ का ये जो है बढ़ रहा है, पानी का रफ्तार जो है ये एक तरफ है। अब देखिए दोनों में कौन जीतता है कि दोनों लेकर जनता को मार देगा, क्या करेगा हम लोग को। संभावित बाढ़ को लेकर मुंगेर जिलाधिकारी कहते हैं कि उनकी तैयारी दुरुस्त है। धरहरा और बरियारपुर प्रखंड के कटाव क्षेत्रों में चौकीदार होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। 81 शरण स्थल को चिन्हित किया गया है। गंगा पार दियारा इलाके के पंचायतों के लिए 45 सरकारी नावों की व्यवस्था भी की गई है। जिला जनसंपर्क विभाग के माध्यम से लोगों को सतर्क भी किया जा रहा है। इस वर्ष मानसून समय पर आया है, बहुत अच्छी बात है। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि बरसात भी काफी अच्छी मात्रा में हो रही है। इसका एक ये भी परिणाम हो सकता है कि आने वाले समय में हम लोगों को बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़े हमारे जिला में। इसको लेकर हम लोग पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने जिला स्तर पर जो बैठक करनी है वो हम लोगों ने करी है। संसाधन मानचित्रण हम लोगों ने किया है। इमरजेंसी में यदि शरण स्थल बनाना पड़ेगा तो हमने उनका चिन्हीकरण कर लिया है। कोरोना संकट के बीच मुंगेर में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर दियारा क्षेत्र के लोगों पर प्रकृति की दोहरी मार है। उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि प्रशासन की तैयारी और लोगों की सतर्कता से बाढ़ की विभीषिका टल जाए। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट। और मानसून के दस्तक के बाद लगातार बारिश से बिहार में नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। सहरसा में जहां कोसी नदी के रौद्र रूप से तटबंध के अंदर बसे सलखुआ प्रखंड के कई गांव बर्बादी के कागार पर हैं, यहां तक कि सुरक्षा को लेकर लोग ऊंचे स्थानों की तलाश में अभी से जुट गए हैं। वहीं नेपाल और तराई इलाकों में हो रही लगातार बारिश से परमान नदी उफान पर है। नेपाल और तराई इलाकों में हो रही जोरदार बारिश से परमान नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। नदी की तेज धारा में फारबिसगंज कुरसा कांटा मार्ग पर स्थित डोमरा बांध के पास पुल निर्माण को लेकर बनाया गया डायवर्जन एक ही झटके में बह गया, जिसके चलते 1 दर्जन से ज्यादा पंचायत प्रभावित हो गए। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ हर साल यही कहानी है। वहीं स्थानीय विधायक सिर्फ अपनी उपलब्धि ही गिनाने में व्यस्त नजर आए। रिलीफ देने के बाद क्या करता है, 1500 करके जनता में बांट देता है। सारा पैसा डीएम, बीडीओ, सीओ जो भी है पदाधिकारी, ये लोग विधायक, ये सब मिल करके खा जाते हैं और दिखा देते हैं कागज पर लिख करके हमने इतना पैसा दिए। जो भी ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ से बाढ़ की स्थिति बन सकती है, ऐसे सारे जगहों पर हम नाव मुहैया करा रहे हैं ताकि यातायात सुचारू ढंग से चल सके और हम ग्रामीणों के यातायात के प्रति जो है चिंतित है। इनका यातायात का जो है कोई परेशानी खड़ी नहीं हो, उसके लिए हम लोग जो संभव प्रयास होगा, कोई भी प्रयास में हम पीछे नहीं रहेंगे। सहरसा में कोसी नदी में उफान के चलते तटबंध के अंदर बसे सलखुआ प्रखंड के कई गांव बर्बादी के कगार पर हैं। लोगों का कहना है कि कोसी नदी तो उनके खेतों को अपनी आगोश में ले ही रही है, अब उनके घर-बार और माल मवेशियों पर भी बनाई है। लिहाजा सुरक्षा को लेकर लोग ऊंची जगहों की तलाश में जुट गए हैं। तो वहीं कुछ ग्रामीण इस बदहाली के लिए नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कोसी तटबंध से लेकर के हम लोग 50,000 की आबादी में इस जगह हैं और रोज की 10 बीघा की खेत हमेशा जल स्तर में जा रहे हैं। हम लोग गरीब मजदूर तटबंध से आते हैं, देखिए कितना दिक्कत है हम लोग। वो पूरा जो जमीन जथा है रोज के कटते हैं, वो माल मवेशी है, छत्ती उती जो बंधा था वो सारी लेकर के हमको ऊंचा स्थान जाना पड़ता है। उस ऊंचा स्थान कहीं है नहीं, क्या करें। वैसे ये हालात बिहार में हर साल देखने को मिलते हैं, चाहे कोसी की तबाही हो या फिर दूसरी नदियों का कहर। उत्तर बिहार हर साल उजड़ता है और फिर संवरता भी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार आज तक इसका कोई निदान नहीं निकाल पाई। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश और सहरसा से अनुभव की रिपोर्ट।
बिहार कैबिनेट ने नई औद्योगिक नीति को मंजूरी दे दी है। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई है और इसे 31 मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नई औद्योगिक नीति का मकसद श्रमिकों के साथ ही प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराना है। इस बात की जानकारी राज्य के सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव ने दी। बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016 में ये संशोधन किए गए हैं और मुख्य रूप से इनका उद्देश्य है कि इन्वेस्टमेंट भी आए और बाहर से जो बहुत सारे हमारे श्रमिक भाई लोग आए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल पाए और जो यहाँ लोग भी हैं उनको भी रोजगार मिले। एक हफ्ते के भीतर आरजेडी को दूसरा बड़ा झटका लगा है। 5 विधान पार्षदों के पार्टी छोड़ने के बाद अब आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष विजेंद्र यादव का भी लालू की पार्टी से मोह भंग हो गया है और उन्होंने अपने पद समेत पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। आरा के संदेश से पूर्व विधायक विजेंद्र यादव ने खुद अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए उन्होंने आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाए और कहा कि लालू प्रसाद की पार्टी में उपेक्षा से नाराज होकर उन्होंने यह फैसला किया है। हालांकि विजेंद्र यादव अब किस पार्टी का दामन थामेंगे और अपनी सियासत की नई पारी कहां से शुरू करेंगे इसका खुलासा अभी तक नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि जिस भी पार्टी में उन्हें सम्मान मिलेगा वे उस दल का दामन थामने को तैयार हैं। विजेंद्र यादव आरजेडी में जमीनी कार्यकर्ताओं से ज्यादा पैराशूट लैंडिंग करने वाले नेताओं को तरजीह देने से नाराज हैं। जी का राज बना, लालू जी सक्रिय हुए तो इनके साथ हम आ गए। फिर 2097 में जिला अध्यक्ष बने, फिर 2000 में एमएलए बने, 10 तक के एमएलए रहे। फिर 10 बरिस हम खाली भी रहे। जो हम तो सोचे थे कि लालू आँख खुला तो राजनीति में लालू जी को देखे और लालू जी से ही राजनीति हम समाप्त करेंगे, लेकिन ये लोग समाप्त करने देने वाला नहीं है। ये लोग चाह रहा है कि इनको हम इग्नोर करके 10 बरस से करीब हमको चल रहा है। सीमा पार पाकिस्तान से आए टिड्डियों का दल अब हरियाणा के रास्ते दिल्ली के साथ ही बिहार तक पहुंच चुका है। आपको टीवी स्क्रीन पर हम 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कि कैसे दिल्ली में हरियाली के दुश्मनों ने दस्तक दे दी है और लोग घरों की खिड़कियां बंद कर चुके हैं, जबकि झज्जर में फसलों के लिए तबाही का सबब बने टिड्डियों को भगाने के लिए मुनादी कराई जा रही है। लोगों को टिड्डियों से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है और फसलों को बचाने के लिए थाली ड्रम बजाने की अपील की जा रही है और खेतों में ट्रैक्टर दौड़ाया जा रहा है। ये टिड्डी बिहार के भी सासाराम में फसलों को नुकसान पहुंचाने के बाद अब बगहा का रुख कर चुके हैं और हरी फसलों के दुश्मन बन बैठे हैं। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ।